तो आज की तारीख में सबसे बड़ा भय जो सारे पेरेंट्स अभिभावक के मन में है आज की तारीख में कि इस सिचुएशन में जहाँ पर अभी हम हैं, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है दिन प्रतिदिन, इस स्थिति में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत असमंजस बना हुआ है पेरेंट्स में भी, गवर्नमेंट में भी, सरकार में भी, खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। और खुलने चाहिए तो कैसे खुलने चाहिए? कैसे इसको हम अ, कंट्रोल वे में हम स्कूलों को खोल सकते हैं? तो एक मेरा व्यू जो इसमें है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरे अ, व्यू के हिसाब से, जिस हिसाब से कोरोना की स्थिति आज है, भले ही अ लॉकडाउन खुल गया है और काफ़ी चीज़ें नॉर्मल वे में चलने लग गई हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत खराब है। आप देख ही रहे हैं दिन-प्रतिदिन आपके जो जो केसेज़ आ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। जहाँ पर ये कुछ हज़ार थे, आज की डेट में एक-एक दिन में 60 से 70 हज़ार केस आ रहे हैं और अ, कितने उसमें से ठीक हो रहे हैं या फिर कितने उसमें डिसेस्ट हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं उसमें से कोरोना से। अ, और दूसरा आपको पता ही है कि ये खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर हम बच्चों के लिए बोलते हैं ये हानिकारक है, तो बच्चे आपकी अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको पता होगा आपके लाइफ में सबसे वैल्यूएबल एसेट्स क्या होता है? ऑब्वियसली बच्चे। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हमारे बच्चे हैं और ये कोरोना बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, तो फिर हम इतनी लापरवाही क्यों कर सकते हैं? अगर आप पढ़ाई जो कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गई है, बहुत तरीके हैं, उसको मैं बताता हूँ अभी क्या क्या तरीके अभी जो चल रहे हैं या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप जहाँ पर लाइफ का थ्रेट आ जाता है, तो वहाँ पर फिर बाकी चीज़ें न्यूट्रलाइज़ हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जहाँ पर आपका आपकी लाइफ के ऊपर बात आ जाती है, वहाँ पर फिर बाकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फिर पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है? बाकी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ हो जाती है और ख़ासकर अगर बच्चों की बात आती है और बच्चों के लाइफ़ के ऊपर थ्रेट आता है, तो फिर आप किसको प्रेफ़रेंस देंगे? पढ़ाई को प्रेफ़रेंस देंगे या बच्चों की लाइफ़ को प्रेफ़रेंस देंगे? ठीक है, ऑब्वियसली आप बच्चों की लाइफ़ को प्रेफ़रेंस देंगे, पढ़ाई को नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है और या फिर हम इस कोरोना काल में हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ कुछ कमी है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम उस गैप को हम दूर कर सकते हैं। और अगर कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अगर ये गैप बना भी रहता है, बच्चे अगर अ अ, 1 टू 50 पढ़ पाएँ, 50 टू 60 नहीं पढ़ पाएँगे तो कौन-सी बड़ी बात है। बच्चे पढ़ना तो हमेशा ज़िंदगी भर है, पढ़ाई हमेशा ज़िंदगी भर चलती है। तो अ, अगर आप 1 टू 50 आज पढ़ रहे हैं और 50 टू 60 जो आपको आज पढ़ना चाहिए, वो अगर आप 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से स्कूल का खुलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, जब तक कि हम फुल कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाते हैं कि ये जो कोरोना है कंट्रोल में आ चुका है और इसकी कुछ वैक्सीन, कुछ दवाई वैक्सीनेशन, कुछ दवाई वगैरह बन गई है, कुछ टीके बन गए हैं जो अब बच्चों को लगा सकते हैं या फिर ऑटोमैटिकली या फिर हमारे जो सरकार के, डॉक्टर्स के, वॉलंटियर्स के प्रयास हैं उससे अगर ये कंट्रोल में आ जाता है, तो जब तक हम ये श्योर नहीं होते कि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, तब तक स्कूल का खोलना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम लोग अपने बच्चों की लाइफ़ से कोई भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। और दूसरा अगर आप स्कूल खोलते भी हैं, जैसे गवर्नमेंट अभी सोच रही है इसके बारे में और कि कैसे खोला जाए, कुछ प्लानिंग चल रही है कि 2 शिफ्ट में स्कूल खुलेंगे और उसके बाद सारे सेक्शन के बच्चे एक साथ नहीं आएँगे, एक क्लास के 1 या 2 सेक्शन एक बार आएँगे, दूसरे और तीसरे, चौथे सेक्शन के बच्चे सेकंड शिफ्ट में आएँगे, मॉर्निंग से 11-12 तक एक बैच चलेगा, 12 से 2-3-4 तक दूसरा बैच चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके मुझे नहीं लगता कि अगर हम जहाँ बच्चों के लाइफ की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की बात कर रहे हैं और इस तरह की प्लानिंग जो है यहाँ पर कारगर है, ये हमें बनानी चाहिए क्योंकि ये प्लानिंग आप अपने इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, आपके बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, आपके सोशल लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप ये बना सकते हो इस तरह की प्लानिंग कि ठीक है, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बट लेकिन जहाँ बच्चों के लाइफ की बात है, बच्चों के थ्रेट की बात है, बच्चों की बर्बाद आती है, वहाँ आप इस तरह का जाल कैसे बना सकते हैं? वहाँ आप इस तरह की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? आप बच्चों को रिस्क पे कैसे डाल सकते हैं इस तरह की ये तिकड़मबाज़ी करके, शिफ्ट बना करके और
अलग-अलग सेक्शंस करके, ठीक है? कोई चांस ही नहीं है। आपके बच्चे स्कूल जाएँगे तो आपके बच्चे, अब आप ये सोचिए कि आपके घर से निकलने के बाद जब बच्चे घर से निकल रहे हैं और वो स्कूल क्लास तक पहुँच रहे हैं, कितने बीच में बैरियर्स हैं, ठीक है ना? हर माँ-बाप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं आता है। किसी ने प्राइवेट वैन लगा रखी है, किसी ने स्कूल बस लगा रखी है और वो स्कूल बस में कौन लोग कब बैठ रहे हैं किसी को पता नहीं है। वो वैन में कब बैठ रहा है, कौन इन्फेक्टेड कर रहा है किसी को पता नहीं है। तो आपके घर से निकलने के बाद आपका बच्चा अगर घर से निकलता है, स्कूल बस में बैठता है, वैन में बैठता है या आप खुद छोड़ने भी जाते हैं, आप स्कूल तक जा रहे हैं, ठीक है? स्कूल के बाद फिर आप बच्चे अ, अलग-अलग जगह से सीढ़ियों से होते हुए या फिर बहुत सारे रास्तों से होते हुए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, बच्चों का नेचर होता है, ठीक है? आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वहाँ से होते हुए आप बच्चे स्कूल क्लास तक जा रहे हैं और फिर वही रास्ता वो वापस घर आने तक अपना रहे हैं, ठीक है ना? जिस मीडियम से वो गए हैं। तो इतनी सारी पब्लिक स्पेस पे आपके बच्चे होते हुए जा रहे हैं, ठीक है? और दूसरा बच्चों का नेचर मैंने बताया, बच्चे बच्चे ही होते हैं। आप अभी भी रियलाइज़ कर रहे होंगे जब आप घर में हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे जहाँ पर भी हैं इस समय बच्चे बच्चे ही होते हैं। अगर आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? और तो उनमें एक फ्रेंडशिप का जो एक जुनून होता है और दोस्तों का सोशल एनवायरनमेंट का, ठीक है? तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों का स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर्स, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कितने ही दावे कर दे बट लेकिन आप बच्चों के बीच में एक जो फ्रेंडशिप होती है या बच्चों का जो समूह होता है उसमें आप को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना या फिर उसको मॉनिटर करना हर वक़्त, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसा हो, लेकिन आप जिस तरह से सिचुएशन है आज की तारीख में अगर कोई एक बच्चा भी किसी कहीं से भी अगर संक्रमित हो गया है और अगर कोई भी एक बच्चा संक्रमित पाया गया, तो उसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे हैंडल करेगा? आप किस-किस के टेस्ट कराओगे? टीचर्स के कराओगे? बच्चों के कराओगे? कितने बच्चों के कराओगे? आपके स्कूल में इतने क्लासेस हैं, आपको नहीं पता कि अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है तो कहाँ से हुआ, अ, कैसे हुआ, किस मीडियम से हुआ? आपके यहाँ इतना सारा स्टाफ भी है, स्टाफ भी आपका स्कूल में इतनी जगह पे घूमता है, तो किसी बच्चे से ही वो फैला या किसी आपके टीचर से फैला या फिर आपके किसी वो ऐसे स्टाफ से फैला जो कि आपके एनवायरनमेंट में घूम रहा है और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में कहीं पर ऐसा संक्रमित एरिया है जहाँ बच्चे गए और उन्होंने छुआ और जिसकी वजह से उनको हो गया। तो आप क्या-क्या करेंगे आप? अगर एक बच्चा भी आप ये मान के चलिए एक बच्चा भी अगर संक्रमित हो गया, तो आप सारे टीचर्स का टी टेस्ट कराएँगे, आप अपने सारे स्टाफ का टेस्ट कराएँगे, आप अपने सारे स्कूल में जितने बच्चे उस समय क्लासेस चल रही थी, स्कूल में प्रेज़ेंट थे, उन सबका टेस्ट कराएँगे। आप अपने पूरे स्कूल को सैनिटाइज़ कराएँगे, किस-किस एरिया को सैनिटाइज़ कराएँगे और उसके बाद ये इंश्योर कैसे करेंगे कि अब सब कुछ ठीक है और फिर मैं दोबारा से आप क्लासेस चला सकता हूँ, अगर एक बच्चा भी संक्रमित निकल गया। आपको फिर से पटरी पे आने के लिए, फिर से स्कूल चलाने के लिए आपको फिर एक लंबा टाइम चाहिए। आपको स्कूल बंद करना पड़ेगा और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर आपको मालूम चला कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी क्लास जिस क्लास में पढ़ रहा है, उसमें अगर एक बच्चा भी संक्रमित निकल गया, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मैं अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजूँगा तो वो सेफ है? मुझे नहीं पता, मेरे तो कहीं से समझ में नहीं आता कि ये इस समय जो सिचुएशन है, उस हिसाब से हमें कहीं भी अपने ये स्कूल खुलने चाहिए या कहीं भी क्लासेस चलनी चाहिए, कहीं भी बच्चों को हम स्कूल इस समय भेजना चाहिए या किसी भी पब्लिक प्लेस पे भेजना चाहिए या स्कूल अगर हम भेज रहे हैं, तो बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस से होते हुए जाएँगे बच्चे, तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इस आज की सिचुएशन में जो है हमें ये रिस्क लेना चाहिए, ठीक है? और दूसरा आपके बच्चे हैं, बच्चों की हर बच्चा अलग-अलग स्ट्रेंथ का होता है, हर एक की इम्यूनिटी पावर अलग है। कोई कमज़ोर है, कोई अच्छी हेल्थ का है और हर एक का अपना-अपना फिज़िकल स्ट्रक्चर है, फिज़िकल फिटनेस है। तो किस बच्चे पे इसका क्या असर पड़ेगा, आप इसको जज भी नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता किस बच्चे का क्या इम्यूनिटी लेवल है और क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है? तो इस स्थिति के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमें आज की तारीख में स्कूल को खोलने का सोचना भी चाहिए। अब रही बात कि पढ़ाई कैसे हो?
जहाँ-जहाँ हम हमारे देश में जैसे मेट्रो सिटी है या फिर ऐसे मेट्रो भी नहीं है बल्कि आपके आजकल गाँव लेवल तक भी इंटरनेट और लैपटॉप, कंप्यूटर हैं। बहुत सारे एरिया ऐसा है अभी भी जहाँ ये सब रीचेबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं पहले उसकी बात करूँगा जहाँ ये सब है। तो जहाँ ये सब है वहाँ अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, कॉलेजेस ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम को एक्सेप्ट कर लिया है। ऑनलाइन मीडियम्स को लेकर के क्लासेस शुरू कर दी है, टीचर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन मटेरियल भेज रहे हैं और सो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई रुक गई है, पढ़ाई चल रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर स्कूल में जाकर के जो पढ़ाई होती है, वो उतनी 100% एफिशिएंट नहीं है, लेकिन 80% 70% तो एफिशिएंट है, ठीक है? तो ये छोटा-मोटा गैप मेरे हिसाब से लाइफ सेट के सामने हमारे जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं लाइफ के बच्चे, उनके उनके सामने, उनकी लाइफ के सामने ये गैप कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 1 टू 50 आज पढ़ रहे हैं और 50 टू 60 की गिनती आप 2-4 महीने बाद पढ़ लेंगे तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, ठीक है ना? लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है और तो अभी आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो साफ क्लियर कर दिया है कि वो अभी इस स्कूल को खोलने के बारे में सोचेंगे भी नहीं और मैं उसको एक बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि जो मुझे लगता है उनका जो विज़न है, उन्होंने जो सोचा है वो बहुत अ, अच्छा सोचा है पेरेंट्स को, अभिभावक को और खुद की अपनी रियल लाइफ में अपने बच्चों को अपने साथियों के और अपना जो एनवायरनमेंट है उनके सबका फीडबैक लेकर के बहुत से पेरेंट्स का फीडबैक लेकर के और अपनी भावनाओं को जानते हुए सब कुछ को मिला करके एक मिला-जुला डिसीजन लिया है स्कूल नहीं खोलने का जो कि एक बहुत सराहनीय कदम है। ठीक है। और तो जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि हम ये गैप कैसे फ़िल कर सकते हैं, तो जहाँ ऑनलाइन मीडियम है, जहाँ इंटरनेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफ़ोन्स है, वहाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चैलेंज है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो और रही बात उन एरिया की जहाँ पर आपके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रीचेबिलिटी नहीं है, इंटरनेट की रीचेबिलिटी नहीं है, लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं है, स्मार्टफ़ोन नहीं है या इंटरनेट है तो अ, डिस्कनेक्ट बहुत है, स्पीड नहीं है और कहीं बहुत सारे इंटीरियर ऐसे इलाके ऐसे भी हैं गाँव लेवल पे जहाँ बिजली प्रॉपर नहीं होती है, लाइट नहीं होती है और स्मार्टफ़ोन हर जगह नहीं है। तो वहाँ का आपको एक एरिया आइडेंटिफ़ाई करके एक छोटा-सा मॉडल जहाँ आप एक इतनी बड़ी स्कीम बना रहे हैं कि आप स्कूल को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और डिफरेंट शिफ्ट बनाएँ, ऐसा करें, वैसा करें। आप सिंपल आप स्टेट लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कितने स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और आपको स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आपके जितने ऑफिसर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कहाँ-कहाँ आपके ई-लर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कहाँ-कहाँ ई-लर्निंग की अपॉर्च्युनिटी पॉसिबल नहीं है, कौन-कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, जहाँ-जहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर के लिए आप प्लान बनाइए, सिंपल सा प्लान है। आप ऐसा नहीं कि आज पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर जगह पढ़े-लिखे लोग हैं, पढ़े-लिखे यूथ्स हैं। तो ऐसे अगर कोई एरिया है, जहाँ पर हमारे पास डिजिटल शिक्षा का भी माध्यम नहीं है, अच्छी तरह से पूरा फुल फ्लैश माध्यम नहीं है, तो वहाँ पर आप वॉलंटियर्स इकट्ठा करिए। उस एरिया के पढ़े-लिखे यूथ को इकट्ठा करिए, उस एरिया में जो रिटायर्ड टीचर हैं, उस एरिया में जो या फिर टीचर हैं जो अभी घर में हैं, तो ऐसे वॉलंटियर्स इकट्ठा करिए आप और उनसे बोलिए कि आप कंट्रीब्यूट करिए उस एरिया में जाकर के आप वहाँ पर आप एक शिक्षा का आप अपना नॉलेज शेयर करिए बच्चों के साथ जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं, जहाँ पे स्कूल जैसे ई-लर्निंग के मीडियम नहीं हैं, वहाँ पर आप उनको 1 घंटा, 2 घंटा या जब भी टाइम मिलता है आप उनको उनके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाइए और थोड़ा-सा उनको उसके साथ-साथ ई-लर्निंग का, डिजिटल का ज्ञान देना भी शुरू करिए ताकि कुछ टाइम बाद जब आपका डिजिटल मीडियम वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो वो उसको अडॉप्ट कर सकें, उसके बारे में उनको नॉलेज हो, इंटरनेट आ जाए, लैपटॉप आ जाए, डेस्कटॉप आ जाए, स्मार्टफ़ोन आ जाए, कैसे यूज़ करना है, कैसे और कौन-कौन से हमारे ई-लर्निंग के गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, पोर्टल लॉन्च कर रखे हैं, जहाँ से फ्री में आप शिक्षा ले सकते हैं। यूट्यूब में आपके यूट्यूब है या बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मीडियम्स हैं, ऑनलाइन आपके गूगल में आप सर्च करिए इतने ब्लॉग्स हैं जहाँ पर आपको रेडी टू मेड मटेरियल मिल जाता है। वीडियो तो आपको यूट्यूब में हर चीज़ का मिल जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में। तो अगर पढ़ाना है और तो बहुत सारे मीडियम है, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं पढ़ सकते। हाँ, बस ये है कि सही इंटेंशन से आपको एक उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जहाँ आपका इंटरनेट की, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन की रीचेबिलिटी है, वहाँ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट एक थोड़ा-सा इसको कंट्रोल्ड वे में आराम से स्कूलों को इंस्ट्रक्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। अभिभावकों में थोड़ा-सा चैलेंज है बहुत जगह की फीस देनी है कि नहीं देनी है। तो मेरे व्यू में फीस तो अगर अगर
स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो फीस तो हम ये देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल एफर्ट्स कर रहा है, स्कूल आपका ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है। बहुत जगह ऑनलाइन क्लासेस में कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिनमें कुछ पैसा पड़ता है, सॉफ्टवेयर का भी पैसा देना पड़ता है मंथली बेसिस पे, और आपका टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स को ऑब्वियसली सैलरी भी देनी पड़ती है। हाँ, ये अलग बात है कि फीस कितनी देनी जायज़ है, क्योंकि फीस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपके टीचिंग वाला भी होता है, एजुकेशन वाला भी होता है, स्कूल का इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका मेंटेनेंस का भी होता है। तो थोड़ा-सा एक गवर्नमेंट को ये इनिशिएट लेकर देखना पड़ेगा कि अगर स्कूल फीस जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है और अगर वो फीस माँग रहा है तो अ, वो जायज़ है कि नहीं है? अगर जायज़ नहीं है तो उसमें से कितनी फीस ऐसी है जो अभिभावक को पे करनी चाहिए? जो कि आपकी एक बेयर मिनिमम जो चाहिए आपको, मतलब जिससे आपका जो स्कूल का जो आपका एक बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज़ होते हैं, स्कूल के मेंटेनेंस के, इलेक्ट्रिसिटी के या बाकी जो भी जो आपके इस समय खर्चे नहीं हो रहे हैं, उसमें से आपको थोड़ा-सा फीस में से रिडक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो उतनी फीस तो पेरेंट्स हम पे कर सकते हैं, अगर आप बच्चों ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और टीचर भी एफर्ट कर रहे हैं और उनको तो सैलरी देनी बनती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि आज की डेट में अगर ऑनलाइन में ठीक है, अभी नया ये एक एरा ऐसा है कि बच्चे भी छोटे से लेके बड़े बच्चे भी जो है ऑनलाइन पढ़ना सीख रहे हैं, जो कि अच्छा भी है हमारे फ्यूचर के लिए। क्योंकि बिकॉज़ हम डिजिटल एरा में जा रहे हैं, तो ये एक मीडियम समझ लीजिए कि जो एक तरह अच्छा भी है, जिससे बच्चों को नॉलेज मिल रही है कि डिजिटल मीडियम में कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो लेकिन उस मीडियम के साथ-साथ आप ये देखिए टीचरों के लिए भी चैलेंज है। टीचर भी अगर पढ़ा रहे हैं, इतनी सारी क्लासेस पढ़ा रहे हैं एक साथ और उनको कोर्स मटेरियल भी प्रिपेयर करना है, बच्चों को क्लासेस भी लेनी है, कॉपी भी चेक करनी है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करने हैं, असेसमेंट भी कंडक्ट करने हैं, तो टीचरों का भी एक बहुत बड़ा एफर्ट्स पीछे से ऐसा है कि नहीं, बट टीचरों का एफर्ट नहीं है और सिर्फ पेरेंट्स ही इस टेक्नोलॉजिकल वे जो में टीचिंग चल रही है उसमें सिर्फ पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो टीचरों का भी एफर्ट्स है तो उनको सैलरी देना तो बनता है, ठीक है? जहाँ पर हमारे ये मीडियम हैं इंटरनेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप ये जो मैंने बताया, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक छोटा-सा इनिशिएटिव ले ले कि अगर स्कूल परेशान है, पेरेंट्स परेशान हैं, तो कितनी फीस जायज़ है जो पेरेंट्स को देनी चाहिए। और जहाँ पे ये मीडियम नहीं है, वहाँ पर आप वॉलंटियर्स इकट्ठा कर लो, जैसे मैंने कहा रिटायर्ड टीचर हैं, वहाँ के जो पढ़े-लिखे यूथ हैं और उनको आप इकट्ठा कर लीजिए और उनसे बोलिए कि वॉलंटियर बेसिस पे आप उस एरिया के, उस क्षेत्र के जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा देना स्टार्ट करिए और ज स्मार्टफ़ोन की मैं बात करूँ तो आज की डेट में मैक्सिमम जगह पे स्मार्टफ़ोन की रीचेबिलिटी तो है ही है आपका, ठीक है? कुछ 20-30%, 20-30 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं शायद 15-20% एरिया या 25% एरिया ऐसा है जहाँ एक आज के पेपर में भी एक रिपोर्ट आई है कि अराउंड 27% एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर डिजिटल शिक्षा जो है वो पॉसिबल नहीं है या फिर इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। तो अगर 27% एरिया भी ऐसे हैं जहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो जो जो रिमेनिंग एरिया आपका बचा हुआ है 73%, ठीक है? उस वहाँ पर मतलब आपका ये सारी रीचेबिलिटी है, तो वहाँ तो कोई चैलेंज ही नहीं है। तो और बाकी एरिया जो हैं, जहाँ पर एटलीस्ट स्मार्टफ़ोन तो आज की डेट में मैक्सिमम जगह हैं, तो आप ऑफ़लाइन कंटेंट बना के भेजिए। आपके पास इतना सारा मटेरियल है, इतने सारा स्टाफ है, इतना सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इतने सारे टीचर्स हैं, वॉलंटरी आप उनको इकट्ठा करिए। इतने सारे आपके पढ़ा-लिखा यूथ है इंडिया में, उन सबको आप इकट्ठा करिए, उनको बोलिए कि आप एज़ एन वॉलंटियर कंट्रीब्यूट करिए, कंटेंट्स बनाइए, कंटेंट्स बना के आप हर क्लासेस के लिए जितनी आपकी एबिलिटी है, आप कुछ ना कुछ कंटेंट बना के, वीडियो बना के आप शेयर करिए, जिसको कि हम अक्रॉस द इंडिया जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, हम व्हाट्सएप के ज़रिए, हमें डिफरेंट हमारी जो एप्लीकेशंस है, हमारी भारतीय जो बहुत सारी आज की डेट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मीडियम्स हैं, ईमेल्स हैं, उनके थ्रू हम हर जगह उनको भेजेंगे और जिससे कि हमारा जो एक पढ़ाई का जो सिस्टम है वो चलता रहे, हर बच्चे को नॉलेज मिलती रहे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपना के हम लोग ये जो पढ़ाई का गैप जो हमें लग रहा है कि स्कूल ना खोलने पर पढ़ाई का गैप रहेगा, इसे हम फ़िल कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं बार-बार मैंने रिपीट करी है और मैं फिर से रिपीट करूँगा, बच्चे आपके लाइफ़ के, ज़िंदगी के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं, उनके साथ हम लोग या आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। पढ़ाई आपकी पढ़ाई में थोड़ा-सा टाइम पीरियड का अगर गैप आ जाएगा तो इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। जो आज पढ़ने वाला है अगर 4 दिन बाद पढ़ लेगा तो उससे कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। हमारे आज की डेट में बच्चे इतने एडवांस हैं, उनका माइंड इतना एडवांस है कि उनको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने के लिए और वैसे भी हमारा सिलेबस आज की डेट में देखूँ तो मैक्सिमम जो सिलेबस है आज की डेट में वो इतना एडवांस है कि जो बच्चे को अ
5-6 साल बाद पढ़ना चाहिए, वो बच्चे को आज पढ़ाया जा रहा है। स्पेशली मैं अगर प्राइवेट स्कूल की बात करूँ, इतना हैवी सिलेबस है, इतनी हैवी बुक्स हैं। हमने तो अपनी जब हम पढ़ते थे, मैं तो जो देखता हूँ कि जो मैंने अपनी एजुकेशन जो है 7th के बाद एटलीस्ट 7th तक तो मैंने सीबीएसई बोर्ड से, सेंट्रल स्कूल से की है। 7th से लेकर 12th तक मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा है। और तो जो इंग्लिश मैंने 10th 7th 8th 9th 10th में पढ़ी थी, वो मैं इंग्लिश अपने बच्चों को आज 3rd 4th क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे तो वैसे ही है, आज की डेट में आपने इतना बर्डन दिया हुआ है कि वो बेचारे तो जो 10 साल 5 साल बाद पढ़ना चाहिए, वो आप उसको अभी से पढ़ा रहे हो। तो आपने तो उनको अगले 5 साल की नॉलेज अभी से दे दी है। तो हमें तो इस बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा कुछ पढ़ाई का या फिर एजुकेशन का गैप हमारे बच्चों में आएगा। थोड़ा-सा चैलेंज है जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज इंटीरियर एरिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर हाँ ठीक है, अप टू मार्क सिलेबस उतना नहीं है, लेकिन वो सिलेबस इतना है, वो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब किया हुआ सिलेबस है, सीबीएसई का, एनसीईआरटी का प्रेस्क्राइब किया हुआ सिलेबस है, वो उतना ही सिलेबस है, परफेक्ट सिलेबस है, जो कि उस एज के बच्चों को, उस क्लास के बच्चों को एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज को हटा दूं, प्राइवेट स्कूल्स को हटा दूं, ठीक है। तो अब प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कहीं भी हमारे साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं कि हम ये कहें कि हमारे बच्चों को एजुकेशन का गैप आएगा या वो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो मतलब ये डिस्कशन का सारांश ये था कि जितना मैं डिस्कस किया, और अगर मुझे पूरा यकीन है आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि इस सिचुएशन में, जो अभी जिस सिचुएशन में अभी है, स्कूल खोलना कहीं से भी जायज नहीं है, और कोई भी एजुकेशन का ऐसा गैप बच्चों में नहीं आने वाला है। तो अगर आप मेरे व्यू से सहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दे सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में जब भी आऊँगा तो मैं उस कमेंट सेक्शन से सारे पॉइंट्स लेकर के, सभी अभिभावक के पॉइंट्स लेकर के उस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूँगा। धन्यवाद।